नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पेटेंट नारा है। लगभग हर जनसभा में कहते हैं बटोगे तो कटोगे। ये किसके लिए कहते हैं, किसके लिए नहीं कहते हैं, सबको मालूम है। जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भावनात्मक अंदाज में जो पॉलिटिक्स करती है वो है बांटते जाओ, काटते जाओ और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में रहने का राह आसान किए जाओ। सिलसिलेवार तरीके से आज मैं बताऊंगा कैसे भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाले लोग, साथ रहने वाले लोग, साथ रहने वाले दल बढ़ते गए और कटते गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनने के बावजूद उनकी स्थिति बहुत बुरी रही। अब जाहिर तौर पे जब मैं ये बात कह रहा हूं तो आपके नज़र में बीएमसी आ रहा होगा, मुंबई आ रहा होगा, महाराष्ट्र आ रहा होगा, जहां ठाकरे बंधुओं को नज़र से उतार दिया वहां के मराठी जनता ने, जहां एकनाथ शिंदे लाख कोशिश के बावजूद दूसरे नंबर की पार्टी बन गए। शिवसेना नाम है लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पहली बार मुंबई में मेयर बनने का रास्ता साफ हो गया है। नाक बहुत सिकोड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे। वो चाह रहे हैं कि महायुति के नाम पे, मराठा के नाम पे उनको मौका मिल जाए बीएमसी में एक बार फिर से ओरिजिनल शिवसेना का तमगा लिए हुए वो शिवसेना का मेयर बन जाए। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। सिर्फ ठाकरे बंधुओं के विभाजन की बात नहीं कर रहा हूं या ठाकरे परिवार के विभाजन की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी परिकल्पना कभी किसी ने की नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी पूरी पॉलिटिक्स बाला साहब ठाकरे के आश्रय मुंबई या महाराष्ट्र में चलती रही। उसी के सहारे, उसी के ढाल के तरीके से, उसी के तलवार से पूरी पीछे रह करके भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स करती रही। मैं आपको याद दिलाते हैं 1992 में जब बाबरी ढांचा ढहा था, गिराया गया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई कहने को तैयार नहीं था, कोई नेता कहने को तैयार नहीं था कि उनकी क्या भूमिका थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे कहते थे कि मराठा होने के नाते हमारे शिव सैनिकों ने उसे गिराया है। मैं वो तैयार थे पूरी कानूनी लड़ाई में अपने को फंसाने के लिए, अपने को उलझाने के लिए। ये स्थिति थी। और लेकिन हर्ष क्या हुआ, बाला साहब ठाकरे के रहते हुए उसके परिवार, उनके परिवार विभाजन हुआ। उन दिनों भारतीय जनता पार्टी बाला साहब ठाकरे के साथ हुआ करती, शिवसेना के साथ हुआ करती थी। विभाजन क्या हुआ, उन्होंने पुत्र उद्धव ठाकरे को अपना उत्तराधिकार सौंपने के नाम पे जो कदम उठाया उससे खफा हो गए। राज ठाकरे अलग हो गए। राज ठाकरे लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के आसपास घूमते रहे हैं, मन से भले ही बना लिया है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सिरमान जरूर बना लिया है, लेकिन आइडियोलॉजिकली साथ साथ रहे। उद्धव ठाकरे जरूर एक हिम्मत कर गए मुख्यमंत्री बने रहने के लालच में, उस आइडियोलॉजी को छोड़ के वो अल्पसंख्यक राजनीति की ओर चले गए। तो ये हिम्मत राज ठाकरे नहीं कर पाया। लेकिन ये सब कुछ क्या है, भारतीय जनता पार्टी का आभा मंडल है या राष्ट्रीय संघ के राजनीति का तरीका है। वो परिवार बटा घटा तब जाकर के आज स्थिति आई है। मुंबई में 25 सालों के बाद लगातार सहयोगी भूमिका में रहती थी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की। पहली बार भारतीय जनता पार्टी वहां मेयर बनाने की स्थिति में आई है मुंबई में, बीएमसी में। इतना ही नहीं, जो 29 महानगर पालिकाएं हैं महाराष्ट्र के पूरे, उसमें 25 महानगर पालिकाओं में मेयर इस बार का भारतीय जनता पार्टी का होगा। एक असंभव सी बात है। जब आप भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सहयोगी रुख के राजनीति की कल्पना करेंगे, इतिहास को देखेंगे, तो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के नाम पे मराठाओं के आगे, शिवसेना को आगे करके मराठा की राजनीति कर रही थी, वो अचानक से फ्रंट गियर पे आ गई है और शिवसेना तितर बितर हो गई। दो भाई तो बटे ही हैं आपस में, मनसे और शिवसेना, और उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी बांट दिया है एकनाथ शिंदे के नाम पर। एकनाथ शिंदे अपने पार्षदों को लेकर मुंबई के होटल में हैं कि ताकि इस मौके मेयर चुनने का मौके पर उनको मौका मिल जाए और महायुति के मेयर के नाम पे एकनाथ शिंदे जो शिवसेना का ही मेयर कहलाएगा उनको मौका मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा कतई नहीं करने वाली। आपको बता दें 2024 के चुनाव नतीजों के बाद, विधानसभा के चुनाव नतीजों के बाद अमित शाह जो रणनीतिकार है पूरे पॉलिटिक्स के, इस ढंग की पॉलिटिक्स के, साफ कहा था कि 2024 में तो सरकार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बना रही है, लेकिन 2029 के चुनाव में ऐसा होगा कि अकेली सरकार बनाएगी। मतलब उस समय, जिस समय मंच पे मौजूद थे अजित पवार और एकनाथ शिंदे दाएं बाएं भारतीय जनता पार्टी के, मतलब एक देवेंद्र फडणवीस के दाएं बाएं, उस वक्त उनका नेता आके कह गया कि इस बार तो ठीक है लेकिन अगले 5 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी खुद को इतना दक्ष कर लेगी कि दाएं बाएं के लोग खत्म हो जाएंगे। उसकी शुरुआत साल भर के अंदर में हो गई। जो हालत है, अजित पवार और शरद पवार इकट्ठे हो गए और जो नतीजा हुआ है पुणे महानगर पालिका में और चिंचोली नगर पालिका में, अब हार करके, घबरा करके दोनों को इकट्ठा आना पड़ रहा है।
जबकि पूरे हुंकार के अंदाज में चाचा से जो भी अभद्रता कर सकते थे अजित पवार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के पास रहने के लिए, लेकिन अब वापस से परिवार के का नाम पे वापस जा रहे हैं। लेकिन अब बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे बड़ा मुश्किल है। मुंबई की हालत ये है, महाराष्ट्र की ये हालत है कि अब महाराष्ट्र में अगला ही यही सीएम नहीं, अस्थायी तौर पर अगला सीएम भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। महाराष्ट्र भी ठीक गुजरात के तर्ज पे चल पड़ा है। महाराष्ट्र भी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के तर्ज पे चल रखा है, जहां 2 बार से मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तीसरी बार भी बनेंगे। और उससे भी बहुत सारे कई राज्य हैं, जैसे असम की बात करें तो असम में जिस ढंग से ऑपरेशन किया भारतीय जनता पार्टी ने, असम में जिस ढंग की राजनीति की भारतीय जनता पार्टी ने, गौरव गोगोई और हेमंत बिस्वा शर्मा जो दांत कटी दोस्ती करते थे आपस में, उन दोनों को अलग किया। हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपने पास ले आई। ऐसा विघटन हुआ कांग्रेस पार्टी का, जैसे कहते बांटो काटो और फिर बांटो और फिर राज करो। तो पहले बांटने काटने और वो राजनीति करने के तहत हेमंत शर्मा वहां के मुख्यमंत्री हैं बिस्वा शर्मा, लेकिन अगली बार वही बनेंगे कहना मुश्किल है। और कांग्रेस के लिए जो एक अस्थायी राजनीति का भाव था वहां के वहां मुख्यमंत्री हो जाया करती था असम में, इस बार भी बड़ा मुश्किल है वहां मुख्यमंत्री बन पाएंगे। ये पूरी स्थिति आप देखेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, ये 2 राज्य ही नहीं, आप उत्तर प्रदेश आ जाइए। उत्तर प्रदेश में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार कायम करने के लिए? सबसे पहले उस मुलायम सिंह के परिवार में विघटन का इंतजार किया, जहां बेटे ने मुलायम सिंह यादव से कुर्सी छीन ली, माइक छीन लिया, ये सब कुछ हुआ। चाचा को अलग कर दिया, सब कुछ अलग कर दिया, अपने सौतेले भाई प्रतीक को अलग किया, अपर्णा जो उनकी पत्नी है उनको अलग किया, सब कुछ किया। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के देख रेख में हुआ। तब ये सुनिश्चित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में वहां चुनाव बना, अपनी सरकार बना पाए। और 2019 में तो कमाल हो गया कि तब मुलायम सिंह यादव हुआ करते थे, उन्होंने भरे सदन में कहा कि वो अगला मुख्यमंत्री, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, मतलब अपने बेटे को नहीं देखना चाहते। ये सारी रणनीति उत्तर प्रदेश में जो विघटनकारी रणनीति हुई, जिस ढंग से तोड़ फोड़ मचा, अखिलेश यादव अब जाकर बड़ी मुश्किल से संभले हैं। उन्होंने चाचा को बैला फुसला के वापस लाया। उनको समझ आ गया कि पहले बांटो फिर काटो और फिर सरकार बनाओ, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। जब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो पड़ोस में चले आइए। अभी खत्म हुआ चुनाव नवंबर में, बिहार में क्या हुआ? लालू परिवार जिस ढंग से बटा चुनाव के ऐन मौके पर, तेजस्वी यादव के आसपास जो एक हनक था, एक आभा मंडल था, उसमें छेद हुआ। तेज प्रताप यादव ठीक चुनावी वर्ष में परिवार से अलग हुए, जो भी मसला उछला, जैसा ही मसला उठा, और चुनाव के बाद का नतीजा तो और भी कमाल हो गया। जिस ढंग से रोहिणी आचार्य पैर पटकते हुए घर से बाहर निकली, परिवार के अंदर ही, लालू परिवार के अंदर ही एक विघटन के संकेत साफ दिखे। इस बात से क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी किस अंदाज में राजनीति करती है, और यह राजनीति करती है या भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इतना बड़ा है कि विघटन से बच नहीं सकता कोई बड़ा से बड़ा ताकत। कहते हैं इस बार बड़ा उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी तेजस्वी यादव की सरकार ले, कहते हैं पिछली बार की तुलना में 30 लाख वोट ज्यादा उनको मिले, लेकिन सरकार नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? इसके पीछे आपको देखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के प्रभाव में आकर तेज प्रताप यादव किस ढंग से कूदने लगे, किस ढंग से वो चले गए तेजस्वी यादव के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के उन्होंने वहां प्रचार किया, कहा कि हमें मौका दो। जो भी हुआ, परिवार का विघटन, यादव वोट का विघटन ही साबित किया कि बिहार में सुनिश्चित कर गया नीतीश कुमार की सरकार आ जाए, एनडीए की सरकार आ जाए। वो नीतीश कुमार की सरकार भी कितने दिनों तक है नीतीश कुमार को भी नहीं पता, भले ही करवट बदल रहे हैं, दाएं बाएं कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अगर इस बार भी मंजूर कर गई है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, तो उसको उसी अंदाज में पढ़ना चाहिए जिस अंदाज में देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, शिवसेना तोड़ कर आए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना करने के लिए। तो इसी अंदाज में पढ़ना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं, ज्यादा उम्र नहीं है। अब एकनाथ शिंदे को महसूस हो रहा है ना, उस समय गलती हुई थी। अगर वो साथ होते, इकट्ठे होते, तो इस बार जो 25 सालों के बाद बीएमसी से शिवसेना का मेयर नहीं बन पा रहा है, तो ये विघटन है। एकनाथ शिंदे अलग नहीं होते, उद्धव ठाकरे अलग नहीं होते, तो सरकार इस बार बीएमसी में तो कम से कम उसका कब्जा होता ही, वो लालच नहीं करते। तो जो हालत है, तो बिहार में भी आप कल्पना कीजिए, ज्यादा वक्त तक मामला नहीं है। अब किस दिन होता है, नीतीश कुमार दिन गिन रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड को मौजूद करने की कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो भी हो सकता है। निशांत कुमार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आरसीपी सिंह को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी खिलाफत कर रहे हैं ललन सिंह। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो ये तो हिंदी पट्टी के राज्यों में जिस ढंग से प्रवेश किया धमाकेदार तरीके से। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। 2021 में ऐसी नौबत आई थी पश्चिम बंगाल में कि जो ममता दीदी हैं और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी हैं, उनके बीच ही एक खाई गढ़ दी गई थी। ये संकेत जा रहा था कि दोनों भतीजे में इतना अभ्युदय हो गया, ईडी ने इतना आक्रमण से घबरा गए,
अभिषेक बनर्जी की, उन्होंने टीएमसी में तोड़फोड़ की बात सोचने लगी। इस बार अलग बात है, दीदी इससे बहुत सतर्क है, और अगर बुआ और भतीजा इकट्ठा रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार भी कठिन परीक्षा देनी पड़ सकती है। लेकिन लगभग वही पैटर्न है, बांटते जाओ, काटते जाओ और भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता में आने का रास्ता आसान करते जाओ। इस बार तमिलनाडु में भी चुनाव है, आपको बता दें, तमिलनाडु में चुनाव है, वहां पर एमके स्टालिन की सरकार है, उनके अंदर बहुत क्लियरिटी है कि उदयनिधि को वो अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, पूरी बागडोर सौंपना चाहते हैं डीएमके का। यही एक पॉइंट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा लगा रही, पैर फंसा रही। कनिमोझी जो उनकी डीएमके परिवार की है, एमके स्टालिन की बहन है, रियल बेस्ट सिस्टर हैं, उनको ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष के नेताओं को विदेश भेजने का जो फैसला लिया गया था एमपीज का, उसमें इसलिए प्रमुखता से उनको भेजा गया कि देर सवेर वो एक रास्ता तय करेंगे। जिस ढंग से एमके स्टालिन अपने बेटे को पॉलिटिक्स में उभारना चाह रहे हैं, तो कनिमोझी के अंदर भी अपेक्षा जगेगी। वो भी बहुत समय से केंद्रीय मंत्री रही हैं, काफी उनकी साख है, तो उनकी भी अपेक्षा जगेगी। हो सकता है चुनाव से पहले डीएमके परिवार में एक विघटन की संभावना बने, कनिमोझी पास आए, भारतीय जनता पार्टी का एक नई राह बने। ठीक सेम वही स्टाइल है। ये अलग बात है पड़ोस के केरल में जहां चुनाव हो रहा है, वहां लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स से एलडीएफ की सरकार है, वहां तीसरी बार पिनारी विजयन सरकार बनाने की स्थिति में है। लेफ्ट में ऐसे विभाजन की कोई संभावना होती नहीं है, मुश्किल है वहां पर लेफ्ट में ऐसा स्प्लिट कर देना। तो हो सकता है वहां उनकी बात न चली भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये कोशिश तो हो रही है, बड़े दिग्गज लेफ्ट के जो पुराने नेता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में लाया जा रहा है। चुनाव से पहले टिकट देने की बात आएगी, क्योंकि लेफ्ट का एक अंदाज है। पिछली बार 2021 में उन्होंने तय किया था, 2 बार से जो विधायक थे उनको तीसरी बार उन्होंने टिकट नहीं दिया था, बड़े ऑपरेशन किए थे, इसलिए उस सरकार में आ पाए थे दूसरी बार। अब इस बार जब तीसरी बार आने की बारी है लेफ्ट फ्रंट के लिए, तो ऐसा ऑपरेशन करेंगे अगर, तो भारतीय जनता पार्टी वहां मैदान में खड़ी है। जो विधायक जिनका जनाधार मौजूद होगा भारतीय जनता पार्टी टिकट दे करके, वहां भी केरल में भी एक असंभावना को संभव कर लेगी। तो ये जो स्टाइल है तकरीबन, जैसा कि हम कह रहे हैं 2014 से, जो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, जिस हिसाब से जिस मिजाज में भारतीय जनता पार्टी डेवलप हुई है, तो लगभग पूरी पॉलिटिक्स उसी अंदाज में। जो क्राफ्टमैन है अमित शाह, पावर सेंटर के दूसरे नंबर जिनके हाथ में पूरी पार्टी है, उसका लगभग यही पैटर्न है, बांटते जाओ, काटते जाओ और बीजेपी के सत्कार में आने का राह बनाते जाओ। इसी स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ी है। वो भारतीय जनता पार्टी जो पावर में आने के लिए अटल आडवाणी के युग में एनडीए बनाई थी, एनडीए के अंदर 22 दलें हुआ करती थी, देश भर के 22 दलें हुआ करती थी। उसमें उन दलों को लेकर इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी तब बढ़ रही थी। अब आप गौर करेंगे 2014 के बाद की बीजेपी की, जिसका मिजाज बिल्कुल अलग है, जिसका एक पावर में आने का एक जो होता है अपने हिसाब से जो एग्रेशन है, वो एग्रेशन साफ दिख रहा है। और जो भी उसके साथ है, दूर है, उसके अंदर विभाजन करके पावर में आने का एक रास्ता तय किया जा रहा है। ये खैर कीजिए, खैर मनाइए, कांग्रेस पार्टी खैर मनाए कि भाई बहन की जोड़ी जो है प्रियंका और राहुल गांधी अलग अलग नहीं हो रहे हैं। लेकिन लगातार ये संदेश देने की कोशिश हो रही है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस में फूट अवश्यंभावी है। अवश्य जब प्रधानमंत्री का बयान आता है कांग्रेस में फूट होने जा रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं लोग दरार देख रहे हैं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में। तो क्या वहां भी स्थिति पैदा होने वाली है कि बटोगे तो कटोगे, मतलब इनको भी बांटो, इनको भी काटो और बीजेपी के पावर में लंबे समय तक मौजूद रहने की राह बनाओ। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।